नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप लोगों के साथ एक शानदार और जानदार सेशन लेके, जो कि आपकी क्लास 10th एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 यस, जिसको बोलते हो आप लोग फेडरलिज्म। हिंदी में इस चैप्टर को आप लोग संघवाद बोलते हो। तो बेहतरीन विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से आज हम समझेंगे करीब 30 से 40 मिनट में इस कंप्लीट चैप्टर को कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे हिंदुस्तान में काम करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास जैसे ही आप लोग अंदर जाते हो चैप्टर में बेसिकली 5 आपके चैप्टर आपको मिलेंगे, 5 टॉपिक्स आपको मिलेंगे चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म होता क्या है, किस तरीके से फेडरलिज्म काम करता है। सेकंड जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि क्या हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड टॉपिक, सेकंड कैटेगरी ऑफ चैप्टर आप लोग बोल सकते हो। थर्डली हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या चीजें हैं जो हिंदुस्तान को, इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। लास्टली हम लोग चलेंगे आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब किस तरीके से आप लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के बाद एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में आता है, जहां से कंफर्म्ड क्वेश्चन आता है, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। असल में इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन आपका अस्तित्व में आया, कैसे कैसे चीजें चली, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये है आपके वो 5 सब टॉपिक्स इस चैप्टर के, जहां पे हम लोग एक एक चीज को समझने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फेडरलिज्म। संघवाद का असल में मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो संघवाद के मतलब की मैं बात करूं तो जो फेडरलिज्म है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कि फेडरलिज्म क्या है, एक आपका सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब जिस देश में, जैसे इंडिया की हम लोग बात करें, हिंदुस्तान एक बड़ा ही विशाल आप लोग कह सकते हो देश है, यानी कि एक लार्ज कंट्री है, ठीक है कि नहीं, और मैनी डाइवर्सिटीज देश में मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो एक तरीके से कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है। तो इसलिए क्या होता है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हम लोग जो टोटल पावर है क्लास, उसको डिवाइड कर देते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलते हो फेडरलिज्म। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब फेडरलिज्म अगर हिंदुस्तान की बात करें, बहुत सारी कंट्रियों में अगर आप लोग देखोगे तो फेडरलिज्म 2 तरीके से एक्ट करता है। मतलब जो पावर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। जनरली सेंट्रल लेवल पे डिवाइड होती है और दूसरा कहां पे होती है, स्टेट लेवल पे डिवाइड होती है। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए यहां पे एक थर्ड लेवल और एग्जिस्ट करता है क्लास, वो है आपका लोकल लेवल। और लोकल लेवल पे क्या होता है आपका, यहां पे सिर्फ हिंदुस्तान में लोकल लेवल देखने को मिलता है और यहां पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी पावर थी, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें हम पावर को अलग अलग लेवल्स के हिसाब से गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो आपका फेडरलिज्म होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने 3 तरीके से हिंदुस्तान में डिवाइड किया, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। क्लियर है। तो ये जो आपने देखा, ये विजुअल्स के थ्रू जो आप लोगों ने देखा, ये तीनों यानी कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो ये है, ये जो वर्टिकल शेयरिंग, पावर शेयरिंग है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्लास इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। क्लियर। तो आई होप कि ये फेडरलिज्म क्लियर हो गया होगा। तो यहां से ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म है क्या। ठीक है, अब ये एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे जनरली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट लेवल पे और आपका सेंट्रल लेवल पे, और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो लोकल लेवल पे भी हम लोग इसको देखेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लास जब आप आगे चलोगे तो आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जस्ट 1 मिनट दो मेरे को। ठीक है, आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत सारी जगह फेडरल गवर्नमेंट होती है, लेकिन बहुत सारी जगह आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। अब इसका मतलब क्या है, फेडरल गवर्नमेंट तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है कि नहीं, जहां पे फेडरलिज्म यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़ी कंट्री है तो उसके अलग अलग लेवल्स के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं क्लास, तो यहां पे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में एक बेसिक डिफरेंट होता है। देखो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी लेवल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, उनके पास अपनी अपनी पावर होती है। जस्ट लाइक हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो अपने पास 3 लेवल है, तो स्टेट सेंट्रल लेवल के पास अपनी पावर है, स्टेट लेवल के पास अपनी पावर है और लोकल लेवल के पास अपनी पावर है। क्लियर है। तो ये होती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर। अगर आप लोग दूसरी की बात करोगे, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जहां पे सेंट्रल लेवल के पास पावर होती है या फिर ज्यादा पावर होती है, या तो मैक्सिमम ही सेंट्रल लेवल के पास होगी या फिर ज्यादा, मोस्टली किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल लेवल के पास होगी। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जो यहां पे पावर एग्जिस्ट करती है वो सारी पावर किसके पास करती है, सेंट्रल लेवल के पास करती है, स्टेट लेवल पे नहीं होती है। और यहाँ पे लोकल लेवल तो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, ये हमने बात किया। ठीक है, तो उम्मीद
उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे कैसे ये काम करती है। ठीक है, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग इनको झंडे की हेल्प से आई होप कि आप समझ गए होंगे। इन कंट्रियों का मेरे को नाम लेने की जरूरत है नहीं। तो यहां पे और यहां पे इन दोनों केस में एक जगह फेडरल गवर्नमेंट काम करती है और एक जगह कैसी काम करती है, यूनिटरी गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब थोड़ा आगे चले और समझने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब संघवाद की क्या क्या खासियत है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्लास जब आप आगे चलते हो तो पहला है देयर आर 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जैसे सेंट्रल लेवल आप लोगों ने देखा, ठीक है, और दूसरा क्या था, स्टेट लेवल था। जस्ट लाइक ये टीयर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जब भी फेडरलिज्म सिस्टम अप्लाई होगा गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स गवर्नमेंट के आपको देखने को मिलते हैं। और आगे मैं चलूं, दे गवर्न द सेम सिटीजन, और वो सेम एक ही तरीके के, जैसे मैं बात करूं एक पर्सन जो बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर सिटी से, ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर आपका स्टेट लेवल पे भी काम होगा, ठीक है कि नहीं, सेंट्रल लेवल पे भी काम होगा। मतलब वो किसके हिसाब से काम करेंगे, वो सेम सिटीजन दोनों के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ईच टीयर्स हैज वोन जुडिशरी इन द स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी आपका टीयर होगा, ठीक है कि नहीं, उस टीयर में सबकी अपनी अपनी पावर होगी, ठीक है कि नहीं, अपने अपने कंट्रोल होंगे, अपने अपने लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपना अपना होगा। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात किया ना, दे गवर्न द सेम सिटीजन, और मैंने बोला दो से ज्यादा टीयर्स काम करते हैं। तो एक चीज समझो, हिंदुस्तान है, मान लो ये वाला एरिया है, यहां पे कोई पर्सन आपका एग्जिस्ट करता है, क्लियर है कि नहीं, यहां पे कोई आपका पर्सन है, ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट एक मिनट आप लोग समझे इस चीज को। ठीक है, यहां पे आप लोग देखें, स्टेट गवर्नमेंट जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्न एट द स्टेट लेवल, इसको अपने हिसाब से क्या करेगी, गवर्न करेगी। दूसरा क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस सेंट्रल लेवल के हिसाब से क्या करेगी, इसको गवर्न करेगी। ठीक है, तो 3 फीचर्स आई होप के क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अपने चौथे फीचर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चौथा फीचर है क्या फेडरलिज्म के केस में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन specifies the just judiciary of the each tiers and the guarantee its authority and existence, मतलब जितने भी टीयर्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो आपके एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं लोकल लेवल पे हो, मतलब किसी भी लेवल पे हो, जो भी टीयर्स रहेंगे उनकी स्पेसिफिकेशंस आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा और वही उनकी गारंटी लेगा, उनकी अथॉरिटी और उनके एग्जिस्टेंस की, उनके अस्तित्व की। ठीक है, ये सारी बातें किसके हिसाब से कंट्रोल होती है क्लास, ये कंट्रोल होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जैसे तीनों लेवल से, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे क्लास, अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब एवरी लेवल हैज वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी अथॉरिटी सब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही ऑलरेडी अवेलेबल है और इनको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाती है। एंड आगे चले तो आगे ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और निकल के आते हैं क्लास फेडरलिज्म के केस में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे 5वां क्या है, फेडरल प्रोविजंस इन द constitution can only be changed with the consent of the central and state government, मतलब जो भी फेडरल आप लोगों ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी हो सकता है आप लोगों ने बनाए हो फेडरल प्रोविजंस, ठीक है, वो फेडरल प्रोविजंस क्लास किस तरह अगर उनमें आप लोग कोई परिवर्तन करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो दोनों के कंसर्न से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों के कंसर्न से ये क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, अब आगे करें सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच टीयर, जैसे हम लोगों ने बोला ना, हर एक टीयर के लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज स्पेसिफाइड टू गारंटी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब स्पेसिफाई करता है गारंटी ऑफ द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की। एंड आगे है कोर्ट हैव द पावर, कोर्ट के पास पावर होती है टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजोल्व द डिस्प्यूट, मतलब जो भी उनके बीच में झगड़ा है उस सबको क्या करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए, जो भी टीयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, यानी कोर्ट इनके मैटर के बीच में इंटरफेयर कर सकता है। इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, हमने कुछ बेसिक सी फीचर्स यहां पे अंडरस्टैंड की कि आपका क्या है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा क्लास, फीचर्स के केस में हमने देखा कि देयर आर 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं अगर आप फेडरलिज्म को अपनाते हो। ठीक है, दे गवर्न एट द सेम सिटीजन, कहां पे होते हैं, सेम सिटीजन को गवर्न
करते हैं, ठीक है। ईस्ट ईयर से अपनी अपनी जुडिशरी होती है, अपने अपने लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। अब आगे हमने देखा कि जो आप लोगों ने लेवल बना दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टीयर बना दिया, उसकी गारंटी, अथॉरिटी और एग्जिस्टेंस की कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। मतलब वो सारी चीजें कहां पे अवेलेबल है ऑलरेडी क्लास, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इनको वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। उसके आगे हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 देखा, जहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर फेडरल प्रोविजन में हम कोई चेंज चाहते हैं तो वो चेंज दोनों के कंसर्न से होगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल से, और दूसरा क्या आपका सेंट्रल लेवल से। जब दोनों कंसर्न करेंगे, दोनों के कंसर्न के बेसिस पे वो फेडरल पावर या फिर प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद क्लास हमने देखा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्पेसिफाइड होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के हिसाब से। लास्ट एंड फाइनल कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो भी आपके दोनों तरीके की आप लोग कह सकते हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करने का अधिकार सिर्फ किसको है? क्लास कोर्ट को है, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म होता क्या है। नाउ अभी हम लोग क्लास एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको बोलते हैं कि कितने टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, संघवाद कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास फेडरलिज्म का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्लास दो तरीके के होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। ये दो तरीके से फेडरलिज्म होता है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में दो तरीके के फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आप समझते हैं एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है। अगर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात करूं तो मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, मतलब छोटे छोटे स्टेट आए और वो किस में कन्वर्ट हो गए? क्लास वो छोटे छोटे स्टेट आके, एक मिनट जस्ट मेरे को एक मिनट दो, छोटे छोटे स्टेट होते हैं और कंबाइन होते हैं और एक बड़ा स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। यूनिट बना लेते हैं, फिर नेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कमिंग टुगेदर बोलते हैं, पास आना, यानी कि छोटे छोटे देश आए पास आकर के और उन्होंने एक बड़ा स्टेट या एक नेशन बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब जैसे अगर एग्जांपल, इसका एक बड़ा एग्जांपल है क्लास आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लियर। अब ऑल द स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, तो जितने भी आपके कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जितने भी स्टेट्स कंबाइन होते हैं क्लास, उन सबके पास इक्वल पावर होती है, ये चीज आपको समझ के चलना है। और अगर आगे मैं बात करूं, स्टेट्स आर नॉट वीक कंपेयर, ठीक है कि नहीं, टू द सेंटर, सेंटर के हिसाब से, ठीक है कि नहीं, स्टेट्स वीक नहीं होते हैं कंपैरिजन अगर आप लोग करते हो तो, ठीक है। अब कहां पे कमिंग टुगेदर का एग्जांपल आप ले सकते हो? अमेरिका, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी वो एग्जांपल्स है क्लास जहां पे कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट आया और जहां पे छोटे छोटे स्टेट ने मिलके एक नेशन, एक या एक यूनिट बनाया, ठीक है। तो ये जो फेडरलिज्म होता है क्लासेस को क्या बोलते हैं आप लोग? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या है? एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने का इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, वो जिन स्टेट से मिलके बनी है, ठीक है कि नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में एक बड़ा कंट्री है, ठीक है, एक बड़ा कंट्री वो अपनी पावर को क्या करता है? डिवाइड करता है। यहां पे क्या था? कंबाइन हुआ था, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपनी पावर को अलग अलग जो स्टेट है उसमें क्या कर दिया? क्लास डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ना क्लासेस को बोलते हैं, ये जो फेडरलिज्म का टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हिंदुस्तान की बात करूं, ठीक है, हिंदुस्तान में देखो पूरा देश बहुत बड़ा है, हमारा व्यापक देश है, ठीक है, बड़ा कंट्री है, तो हमने इसकी पावर को डिवाइड किया सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। तो ये कौन सा होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म है, ठीक है। हर यहां पे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होता है? कमिंग टुगेदर, क्योंकि वहां पे स्टेट छोटे छोटे होते हैं तो कंबाइन होकर वो एक नेशन की फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। अब थोड़ा अगर आगे चलोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि स्टेट में भी अनइक्वल, अब यहां पे जरूरी नहीं है कोई स्टेट छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, दे आर अनइक्वल। यहां पे क्या थी? पावर इक्वल थी, ठीक है कि नहीं। सम मे हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल पावर, और यहां पे कुछ को स्पेशल पावर भी दी जा सकती है होल्डिंग टुगेदर के केस में। लेकिन आप लोगों ने देखा कमिंग टुगेदर में क्या था? कमिंग टुगेदर में सबको इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, यानी कि होल्डिंग टुगेदर में छोटे बड़े स्टेट्स हो सकते हैं और उनकी स्टेट्स की लेंथ के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोग वहां पे उनको गारंटी कर सकते हो, ग्रांट कर सकते हो कुछ स्पेशल पावर्स। नाउ सेंटर टेंड्स टू
टू बी मोर पावरफुल, वहां पे सेंटर क्या हो सकता है, ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यहां पे ऐसा नहीं होता, इक्वल होएगा, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल, इंडिया का आप एग्जांपल ले सकते हो, स्पेन का एग्जांपल ले सकते हो, और बेल्जियम। यस क्लास, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ये ऐसी कंट्रियां हैं जहां की गवर्नमेंट फेडरलिज्म को तो फॉलो करती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट तो करती है, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर करती है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और वही स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं क्लास, आपके कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को, ठीक है। उम्मीद करता हूं फेडरलिज्म समझ में आ गया होगा, क्या क्या फीचर्स होती है फेडरलिज्म की, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि आपके कितने टाइप के, जैसे कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होते क्या है, कौन कौन सी कंट्रियां उसके अंडर वर्क करती है, और क्या क्या उनके पास एक पावर होती है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड ए बेसिक थिंग, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। क्या चीज ऐसी है जिसने हिंदुस्तान को एक फेडरल कंट्री बनाया। तो यहां पे क्लास आपका आता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो समझने वाली बात ये है कि ये है आपके हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, इन द बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर ए 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। बताओ स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी गवर्नमेंट होती थी, 2 ही गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप लोग देख सकते हो विजुअल्स की हेल्प से, ठीक है। तो 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है कि नहीं। बट लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। मतलब बाद में एक अलग फॉर्म और ऐड किया गया, एक अलग 3rd tier और ऐड किया गया, जिसको आप लोग स्टेट लेवल का या फिर लोकल लेवल का टीयर बोलते हो, ठीक है, जहां पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो आप लोग यहां से ये बात समझ सकते हो, ये लोकल गवर्नमेंट यहां पे बनाई गई, जहां पे पंचायत और आपकी म्युनिसिपैलिटीज शामिल थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये, देयर आर 3 tiers हैव द ओन जुडिस्ट्रिक्शन। मतलब यहां पे क्या होता है, आपकी अपनी अपनी एरिया होती है। जुडिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर करने का राज होगा, स्टेट का अपना पावर्स होगा, और लोकल गवर्नमेंट का अपना विशेषाधिकार होगा, विशेष क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है कि कैसे आपका इंडिया एक फेडरल कंट्री बना। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हुए आपकी देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया फर्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जिसके अकॉर्डिंग पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आती है। और यही आपकी हिंदुस्तान को क्या बनाती है, एक फेडरल कंट्री बनाती है, ठीक है कि नहीं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी है कि आपको देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास 3 लिस्ट आपको दी गई है। पहली क्या है, यूनियन लिस्ट, सेकंड क्या है, स्टेट लिस्ट, और थर्ड क्या क्लास आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है कि नहीं। ये 3 लिस्ट है, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, सेकंड क्या स्टेट लिस्ट, और थर्ड क्या है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है कि नहीं। अब यूनियन लिस्ट क्या होती है, जहां पे आपकी नेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपका नेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट आपका डिफेंस हो गया, जैसे आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बैंकिंग एंड मनी, ये सब किसके अंदर आते हैं क्लास, आपकी यूनियन लिस्ट के हिसाब से आते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट लेवल में आपके सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है किसके, स्टेट्स के और लोकल इंपोर्टेंस के, वो सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात क्या, स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए लॉ बनाती है, ठीक है। यहां पे यूनियन है तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लॉ बनाती है, ठीक है, लेकिन स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट आपके लॉ बनाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास आपको समझना जरूरी है, पुलिस, प्रिजन्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं क्लास, ये किसके अंदर आते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। अब कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंपोर्टेंस टू द सेंटर एंड स्टेट, जो दोनों के लिए कॉमन, यानी कि सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंकरेंट लिस्ट बोलते हो। अब यहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में प्रिविलेजेस किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सभी की कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से एग्जांपल्स है, कंकरेंट लिस्ट के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है और कंकरेंट लिस्ट होता क्या है। नाउ अभी आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लास वो ये है कि यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है,
तीन लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी, यूनियन लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी, स्टेट लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी, कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। लेकिन क्या हो जो सब्जेक्ट्स आपकी इन तीनों लिस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है कि नहीं, यानी कि इन तीनों ही लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते। कौन से सब्जेक्ट है? जैसे स्पेस के बारे में हो गया, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो, ठीक है कि नहीं, और आप लोग कह सकते हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये कोई ऐसे विषय है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में लाई नहीं करते, तो क्लास ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं, क्लास ऐसे विषय को हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते, ठीक है कि नहीं। अब यहां पे क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और इन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे भी जो पावर है, जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पावर किसके हाथ में? क्लास और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो आई होप कि एक बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा, कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन आते हैं, कौन कौन उनके लिए लॉ बनाता है, कौन उनको कंट्रोल करता है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब थोड़ा आगे चलोगे तो एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग, एक बेहतरीन सा फैक्टर मैं आपको समझाता हूं, वो ये है, ये रेजिड्यूरी सब्जेक्ट मैं बता चुका हूं, सब्जेक्ट नोट मेंशन इन द थ्री लिस्ट, सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉ, ये मैं बता चुका हूं, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के हिसाब से अब आपने देखा होगा आर्टिकल 371 का नाम क्लास आपने सुना होगा। अब ये क्या है? ड्यू टू द सोशल एंड द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है कि नहीं, हमने क्या किया, आर्टिकल 371 अप्लाई किया था कुछ स्पेस क्षेत्रों के ऊपर, कुछ स्पेशल जगह पे, ठीक है, जहां पे आपका क्या था, आर्टिकल 37 किसके लिए? उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड एंड द कल्चर, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? वहां की जमीन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ प्रिफरेंसली इंप्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है कि नहीं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे आर्टिकल 371 होता था, ये जैसे आप लोग कह सकते हो आसाम, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा, ये ऐसे जहां पे आपका आर्टिकल 371 अप्लाई होता था, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग इधर आओगे, एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यूनियन टेरिटरीज आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, स्टेट और आप लोग सेंट्रल के अलावा यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये इतने छोटे होते हैं यूनियन टेरिटरी कि इंडिपेंडेंट स्टेट हम इनको घोषित नहीं कर सकते। अच्छा, कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, और इनको हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के इतने छोटे भी नहीं होते कि एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ हम इनको मिला सके, ठीक है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल, अब यहाँ पे किस पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है कि नहीं, और वही इनको रन करती है। जैसे आप दिल्ली ले सकते हो, आपका लक्षद्वीप ले सकते हो, और आप लोग दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिनको आप लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे आर्टिकल 371 था आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लास ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपका है क्या ये रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, और क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को क्या बनाती है एक फेडरल कंट्री, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझने वाली है वो ये, ठीक है कि नहीं, कि any change to the power sharing arrangement has to be passed by the both houses of parliament, यानी कि कोई भी चेंज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में अगर करना होगा तो पास होगा किसके थ्रू? दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से, विद 2/3 मेजोरिटी एंड नोटिफाइड बाय द लेजर्स ऑफ द 1/3 ऑफ द अदर स्टेट। मतलब आप लोग समझ सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 2/3 मेजोरिटी आपको पार्लियामेंट में चाहिए, ठीक है, प्लस में स्टेट लेजिस्लेटर में आपको 1/2 ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेटर चाहिए, ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कोई भी चेंज कर सकते हो पावर शेयरिंग में। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेक इट सीरियस, ठीक है। अब आते हैं क्लास आपके हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं जो बन गया लिख दिया संविधान में वही चीजें चलती है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने का अपना प्रोसेस होता है। अब देखो ध्यान से, जब मैं 1947 के हिंदुस्तान की बात करता हूं तो पहला जो कारण है क्लास वो ये है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्या, ध्यान से देखो, हिंदुस्तान में जो 1947 में जो हिंदुस्तान था, ठीक है, भारत था, वो 2023 जो अभी चल रहा है, वो आते आते इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? बहुत सारे पुराने स्टेट्स हटा दिए गए और बहुत सारे नए स्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, ठीक है कि नहीं। अब हुआ क्या, इसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, हमने क्या किया, हमने अलग से एक स्टेट बनाया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव स्टेट, ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव स्टेट क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा स्टेट जो डिवाइड होता है लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। तो जब अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है तो एक अलग ही स्टेट बना दिया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट, जो लैंग्वेज के
बेस पे होता है। रीजन मैं बता चुका हूं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, हर ग्रुप अपनी अपनी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। अब इससे हो गया क्या, यूनिटी प्लस में इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एक तरीके के लोग हैं उनके बीच में यूनिटी आपको दिखेगा और वो इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो समझ पाएंगे, आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं क्लास ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड आपका लिंग्विस्टिक पॉलिसीज। लिंग्विस्टिक पॉलिसीज क्या है, ठीक है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द सेम द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू द एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी लिख रही है लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं करता है। और हम क्या समझते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। नो, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को कभी अलाउ नहीं करता है, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान में बात करूं, हिंदी क्या अपनी नेशनल लैंग्वेज है, तो उसका आंसर है नो, ठीक है। अब अगर आप हिंदुस्तान की बात करो, 40% पॉपुलेशन क्लास आपकी क्या बोलती है, हिंदी लैंग्वेज बोलती है, मतलब मेजोरिटी है, ठीक है। और 60% में आपकी अदर 21 लैंग्वेजेस आ गई। और अगर आप देखोगे 21 प्लस 1 टोटल कितनी होगी, 22 लैंग्वेजेस, जिनको बोलते हैं आप लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। यस क्लास, क्या बोला जाता है इनको? शेड्यूल लैंग्वेजेस। अब थोड़ा आगे चलोगे तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। ऑफिशियल की मैं बात करूं, नॉट द नेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज किसी को बोलने का राइट नहीं दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश। और ये आपका राइट, आप किसी भी लैंग्वेज में एजुकेशन ले सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लास ये जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी और लिंग्विस्टिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली जो लिंग्विस्टिक पॉलिसीज है उस पे एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग तमिलनाडु इंसिडेंट। इसका जिक्र करना क्लास जरूरी है, ठीक है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो पहले ये है बात 1965 की। 1965 में द यूज ऑफ इंग्लिश वाज डिसकंटिन्यूड फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है कि नहीं? यानी कि इंग्लिश का जो यूज था वो ऑफिशियली डिसकंटिन्यू किया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है कि नहीं? अब इसके पीछे सारी समझो। नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल स्टार्ट अपोजिंग गवर्नमेंट फॉर दिस स्टेप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के जैसे इन लोगों ने इंग्लिश को क्या किया, डिसकंटिन्यू किया, ठीक है। तो जो नॉन हिंदी बोलने वाले लोग थे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तमिलनाडु में बात कर रहा हूं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट किया, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ क्लास, जिसका रिजल्ट हुआ जो पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री टू कंटिन्यू द इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज की अनुमति दे दी कि आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्लास ये पूरा फंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन अबाउट द लिंग्विस्टिक पॉलिसीज इन द केस ऑफ द तमिलनाडु इंसिडेंट, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब चलते हैं आगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आगे एक इंपॉर्टेंट बात है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको समझना है चैप्टर को तो ये समझना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक स्टेट और उसके लिए लिंग्विस्टिक पॉलिसीज। अब आगे 3rd नंबर पे क्या आ गया आपका, सेंटर स्टेट। अब ये सेंटर स्टेट का क्या कहना है ध्यान से समझो। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे, जैसे ही हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो एक ही पार्टी थी जो लीड कर रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस, ठीक है। ओनली वन पार्टी रूल एट द सेंटर एंड स्टेट, दोनों जगह पे, हर एक जगह पे जहां पे देखो वहीं पे कांग्रेस, जहां पे देखो वहीं पे कांग्रेस। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से की सिचुएशन थी, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर कोई पार्टी आके इनकी जगह जीत भी जाती तो एक यहां पे ये जो कांग्रेस थी ये इसको सप्रेस करने की कोशिश करती थी और पॉलिटिकली इसको वीक करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो इस गेम में आपकी एंट्री होती है कॉन्सेप्ट की जिसको बोलते हैं आप लोग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां पे देखो, फॉर ए लॉन्ग टाइम स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क एज ए ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है। लंबे समय तक एक स्टेट में एक गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम नहीं कर सकती, बिकॉज सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ दिस स्टेट, क्योंकि सेंटर क्या करता है, अंडरमाइन करने की कोशिश करता है किसकी, पावर ऑफ स्टेट की। अब ये कहानी यहां से शुरू होती है। 1990 में वाज बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। किसका कॉन्सेप्ट आया 1990 में, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ एन अलायंस ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। अलायंस का मतलब ग्रुप, ठीक है। यहां पे 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम, ठीक है। 2 अलग अलग, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां जब अलाइन होती है, ठीक है, अलायंस करती है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग क्लास
कोलिनेशन को गवर्नमेंट। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी कुड गेट ए क्लियर मेजोरिटी, क्योंकि सिंगल पार्टी को अभी यहां से क्या हुआ कि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं था, दे हैड टू कम इन द कोलिजन विद द रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट सेंटर। आपको पता है अब उनको किसके साथ अपना एक तरीके से अलायंस करना पड़ा, जो भी वहां पे रीजनल गवर्नमेंट है उसके साथ। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इसी ट्रेंड को किसने सपोर्ट किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया। दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू डिमिनिश द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक बेसिक सा फंडा था जो आपको समझना है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे सारी समस्याएं हिंदुस्तान के सामने आ रही थी। ठीक है, नाउ अभी आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लास्ट एंड फाइनल बट नॉट द लिस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है क्लास? पहले तो मैं मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर, जो शक्ति है, सत्ता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हो। व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू गिवन अ लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसे यहां पे है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? इन दोनों से पावर को लेंगे और किसको दे देंगे? लोकल गवर्नमेंट को, जो हमने देखा था पंचायत सी और म्युनिसिपैलिटी से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट वाज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? ये बढ़िया मॉडल था, तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या थी? तो क्लास में बता देता हूं, इसकी जरूरत ये थी कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है कि नहीं? तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, बहुत नीचे लेवल पे जाके क्या क्या समस्याएं लोगों की है, ये किसी को नहीं पता चल रहा था। तो ये समस्याएं उन लोगों तक ही सीमित रह जाती जो वहां के लोकल लोग हैं। ठीक है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया। ठीक है, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट हैज द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लोकल एरिया। सिंपल सा आंसर मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ बट इनिशियली डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सो मच इफेक्टिव, पर शुरू में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था इतना इफेक्टिव नहीं था क्लास, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया और क्या होता है, आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के केस में ये बात है 1992 की, 1992 में क्लास, ठीक है, कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मैं उन स्टेप्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, ये पेपर में आ सकता है, ध्यान से रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो 5 स्टेप्स क्या क्या क्लास? पहली स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एट ए लोकल लेवल। लोकल लेवल पे इलेक्शन तो होते थे, लेकिन मैंने यहां पे एक टर्म जोड़ दिया जिसका नाम है रेगुलर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो आपके इलेक्शन होंगे लोकल लेवल पे वो रेगुलर होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था कि जो भी आपकी बैकवर्ड क्लासेस है, जस्ट लाइक एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए क्लासेस सीट्स को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहां पे अब सीटें क्या होने लगी थी? रिजर्व होने लगी थी। थर्ड जो स्टेप लिया गया इसी कड़ी में 1992 में, 1/3 सीट वुमेन्स के लिए क्या की गई? रिजर्व की गई। मतलब अब वो वुमेन्स भी आ सकती थी और अपना दाव खेल सकती थी। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसको आप लोग बोलते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन, हैज बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट द पंचायत एंड द म्युनिसिपल इलेक्शन। मतलब जो इसके लिए एक स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो किसके कंडक्ट करता था? इलेक्शंस को, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यह जरूरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू शेयर करे। तो ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या क्या स्टेप्स ली गई थी और आप उसको बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। अब चलते हैं आगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के केस में क्लास जो थर्ड टीयर आया था डेमोक्रेसी का, वो ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव रहा, जिसको आप लोग बोलते हो लोकल गवर्नमेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को पावर देना और रेवेन्यू देना। ठीक है, अब यहां पे आप समझते हैं कि दो तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है कि नहीं? अब यहां पे समझ लो। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, और दूसरी किन थी? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। मतलब जो शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है और जो गांवों में जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है। अब ध्यान से देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या केस था? ठीक है, तो जो भी ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत में मतलब छोटे छोटे गांव, ग्राम पंचायत एक गांव की भी हो सकती है, छोटे छोटे गांव 4-5 गांव मिला के उनकी भी एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, यहां पे क्या सुनिश्चित किए गए, कौन लोग डिसाइड किए गए? वार्ड
वार्ड मेंबर्स, ठीक है, ये सब मिलके एक कलेक्टिवली इन सबको कौन कंट्रोल करता था? सरपंच, जो इन सभी गांव के लिए, एक गांव के लिए क्या करता था? डिसीजन मेकिंग का काम करता था, और इसी को क्या बोला जाता था? हेड ऑफ द पंचायत, ठीक है। तो ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट का मॉडल था, इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया, ठीक है। और अगर आगे मैं बात करूं रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्लास, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। जो ग्राम पंचायत थी विलेज लेवल पे थी, और थोड़ा ऊपर जाओगे ब्लॉक लेवल पे क्या होगी? ये पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगी? ये जिला परिषद, ठीक है। तो इस तरीके से मूव ऑन होता है, ठीक है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो है क्लास आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जहां पे म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी है तो म्युनिसिपैलिटीज, और बहुत बड़ा है तो क्या हो गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर क्लास, उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, फेडरल कंट्री कैसे हिंदुस्तान बना, वो सारी चीजें, ठीक है कि नहीं, हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो सबसे लास्ट में जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो पेपर में आपके आएगा, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये लेक्चर आप लोगों ने 100% समझ लिया होगा। और अगर ये वीडियो अगर यूजफुल रहा तो आप डेफिनेटली सेशन को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।